गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने कल जो लेक्चर किया था उसमें लास्ट पर वीडियो में कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए हम वापस वहीं से स्टार्ट करते हैं। सन 1938 से 1939 में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद हुआ था। मतभेद क्या हुआ था? एक्चुअली ये था, गांधी जी चाहते नहीं थे कि सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्षता करें अगेन। वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्षता करें। उन्होंने उनका साथ दिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे अध्यक्ष पद के लिए, कि इस बार फिर से अध्यक्षता यही करेंगे कांग्रेस की, जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से, और उसके बाद पट्टाभी सीतारामैया ने उसकी अध्यक्षता की थी। सन 1938 में हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में आयोजित किया गया और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्ष और सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में। उसके बाद 1939 में हुआ था त्रिपुरी मध्य प्रदेश में अधिवेशन आयोजित किया गया था और सुभाष चंद्र बोस को पुनः अध्यक्ष चुना गया, लेकिन गांधी जी बोस के पक्ष में नहीं थे, जिसके कारण बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और उसके अलावा फिर एक्चुअली अध्यक्ष का जो हुआ था कि कौन बनेगा, वो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच हुआ था। उसमें से सुभाष चंद्र बोस जी जीते थे, लेकिन गांधी जी चाहते नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और पट्टाभी सीतारामैया ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर बाद में 1939 में राजेंद्र प्रसाद जी ने फिर अध्यक्षता की थी इसकी अधिवेशन की, कांग्रेस अधिवेशन की। इसके आगे देखते हैं, मदन मोहन मालवीय जी ने कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष बने थे, उन्होंने सबसे अधिक बार अध्यक्षता की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। केपी कृपलानी जो कि अध्यक्ष, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के अंतिम सत्र की अध्यक्षता की थी, जैसे कि हम स्वतंत्र हुए थे उससे पहले जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जेपी कृपलानी ने की थी। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष की बात करते हैं तो सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे युवा अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद। इसके बाद हम देखते हैं गवर्नर्स कि कब से कब तक कौन सा गवर्नर रहा था और किसके शासनकाल में क्या क्या काम हुए थे। और जब एक गवर्नर है उसके बाद हम इसमें सिर्फ बातें बताई गई हैं कि एक्ट आया था, ये हुआ था, लेकिन इसके आगे हम जब गांधी जी को देखेंगे उसमें हम इनके बारे में आगे विस्तारित देखेंगे कि आखिरकार यह एक्ट था क्या, किससे संबंधित था। ठीक है। विलियम बेंटिंक सन 1828 से 1835 तक रहे थे। यह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। सन 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। ये सबसे अच्छी बात है कि अंग्रेजों ने बहुत सारे काम खराब भी किए थे, बहुत सारे काम, लेकिन बहुत सारे काम अच्छे भी किए थे, जिससे आज इंडिया इतना है। जैसे कि उस टाइम में विश्वविद्यालय भी स्थापित कर दिए थे हमारे टाइम पर भी, लेकिन डेवलप्ड किए थे एक अलग वे से, और रेल चलाई थी, सब कुछ था, मतलब अच्छा किया, कुछ काम बहुत अच्छे भी किए थे। जैसे कि इसमें से आता है सती प्रथा। 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। ठगी का दमन किया था इन्होंने, और सर्किट न्यायालय को समाप्त किया था। सर्किट न्यायालय क्या होता है? सर्किट न्यायालय को मतलब समाप्त किया था, उनकी जगह पर आयुक्तों के न्यायालय थे, उनको स्थापित किया था इन्होंने। आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? मैकॉले मिनेट को कहा जाता है। मेटकॉफ की बात करते हैं, सन 1835 से सन 1836 तक मेटकॉफ रहा था। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने 1835 में ही प्रेस पर लगी सभी प्रतिबंधों को हटा दिया था, जिससे भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता मिली थी। और जो भी क्रांतिकारी थे जिनके मन में बहुत सारे विचार आते थे, वो अपना एक्चुअली विचार न्यूज़पेपर के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। इसने बहुत अच्छा काम किया था, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है मेटकॉफ को। डलहौजी की बात करते हैं, सन 1848 से 1856 तक रहा था। 57 की क्रांति के एक साल पहले तक रहा था। ठीक है। डलहौजी, इसने हड़प नीति अपनाई थी जो सबसे बेकार रही थी इस टाइम, लेकिन हड़प नीति के तहत यह दो जो जैसे कि राजू हुआ करते थे, राजू का मतलब मैं बता रही हूँ, जैसे कि राजा जिस क्षेत्र में शासन किया करते थे उन राज्यों में जैसे कि कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है तो उसे अपने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लेता था। उन्हें यह अधिकार नहीं देता था कि ये लोग गोद लेके अपना उत्तराधिकारी करके राज्य को चला सकें, राज्य को मतलब अपना जो भी क्षेत्र है उसमें शासन कर सके। ऐसा नहीं करता था, ये उसको अपने आप में ही विलय कर लेता था। डलहौजी के शासनकाल में पहली रेल लाइन चली थी सन 1853 में, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। यह रेल लाइन एक्चुअली
उस टाइम लोगों के लिए नहीं चली थी, जैसे कि अभी इस टाइम लोग अपना परिवहन करते हैं इसलिए नहीं चली थी, बल्कि उस टाइम इसलिए चली थी कि जो जैसे कि कच्चा माल बाहर जाता था, बाहर से पका हुआ माल आता था, जैसे कि बन की चीज़ें आती थी, उसका व्यापार होता था यहाँ। तो उसका जो टाइम पीरियड था उसको कम करने के लिए रेल लाइन चलाई थी, जिससे व्यापार सुगम और सरल तरीके से हो सके। इसके लिए पहली बार रेल लाइन चलाई थी, जो आज हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सन 1856 में आया था, जो कि यही लाया था विधवा पुनर्अधिनियम। पहले भी मैंने इसके बारे में बताया कि विधवा पुनर्अधिनियम से संबंधित और कौन कौन से व्यक्ति थे जो विधवा पुनर्अधिनियम से संबंधित थे। डाक अधिनियम यही लेके आया था। टेलीग्राफ लाइनें पूरी भारत में इसने ही फैलाई थी, जो कि आज के टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बम्बई पहली रेल लाइन चली थी, टेलीग्राफ लाइनें भी इसने ही चलवाई थी, और डाक अधिनियम भी यही लेके आया था। वुड डिस्पैच आया था सन 1854 में, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। वुड डिस्पैच आखिरकार होता क्या था, आपको ये बता दूं। वुड डिस्पैच सन 1854 में आया था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह भारत में अंग्रेजी शिक्षा की प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसने। ये अंग्रेजी शिक्षा को मतलब अंग्रेजी शिक्षा को विस्तारित करना चाहते थे कि इंडियंस में भी अंग्रेजी शिक्षा फैले, लोग अंग्रेजी बोले, जिससे एक्चुअली चाहते इसलिए थे ऐसा कि हमारा समर्थन हो थोड़ा, हम व्यापार में और अपनी उस चीज़ में आसानी करना चाहते थे, अपने व्यापार वगैरह में, कि जिससे आसानी हो, इनको भी इंग्लिश आए। और मेयो की बात करते हैं, सन 1859 से 1872 तक मेयो का शासनकाल रहा था, उसके समय में पहली बार जनगणना हुई थी सन 1872 में। लेकिन यह ऐसी जनगणना पूर्ण नहीं थी, लेकिन समन्वित जनगणना थी। यह एक तो पूर्ण नहीं थी, दूसरी ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम पीरियड पर हुई थी, जिसके कारण यह अच्छी जनगणना नहीं कह सकते एक तरह से। लेकिन हाँ, सबसे पहले स्टार्ट किसने की थी? मेयो ने की थी। इसी के टाइम पे भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण हुआ था, और मेयो की हत्या शेर अली अफरीदी द्वारा मेयो की हत्या कर दी गई थी। लिटन की बात करते हैं। लिटन सन 1876 से सन 1880 तक रहा था। इसके टाइम पर शस्त्र अधिनियम आया था सन 1878 में। ये शस्त्र अधिनियम लाया था, जिसके तहत बिना लाइसेंस के कोई भी भारतीय था वो हथियार नहीं रख सकता था। अब भारतीय हथियार नहीं रखेगा तो अपनी सुरक्षा करेगा कैसे? उसे रखना जरूरी था। लेकिन यह इस अधिनियम को लाया था, जिसके तहत भारतीय लाइसेंस के बिना नहीं रख सकते थे, कि लाइसेंस नहीं है तो नहीं रखेंगे, लाइसेंस होगा तभी हथियार रख सकते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था सन 1878 में आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले जो समाचार पत्र थे ना, उन पर नियंत्रण कर लिया था कि इतने ही समाचार यही जाएंगे। जो ज़्यादा आंदोलन करते थे उनको बंद कर दिया गया था, अपने अनुसार इसने किया था, मतलब थोड़ा सा प्रतिबंध कर दिया गया था उन पर। जो कि किसने स्टार्ट किया था? मुक्तिदाता किसे कहा गया था? मेटकॉफ को। ठीक है। अब और लिटन के टाइम पर पहला दिल्ली दरबार लगा था सन 1887 में, और प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो कि जेम्स ऑगस्टस इक्की ने स्टार्ट किया था इसको, और कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है। रिपन की बात करते हैं। रिपन का शासनकाल सन 1880 से 1854 तक रहा था। इसके टाइम पर एल्बर्ट विल विवाद हुआ था। एल्बर्ट विल क्या होता है? तो इसमें जो भारतीय न्यायाधीश थे, भारतीय न्यायाधीशों को जो यूरोपीय लोगों थे उनके मुकदमे सुनने का अधिकार प्राप्त हो गया था, कि अधिकार दे दिया गया था। लेकिन इसका अंग्रेजों ने जम के विरोध किया था कि नहीं, एल्बर्ट विल नहीं लाया जाएगा, तो बाद में इसे हटा दिया गया था। लेकिन लाया इसीलिए गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश है ना, वो भी यूरोपियों के मुकदमे सुन सकते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया था किसने? रिपन ने। और शस्त्र अधिनियम था ना, शस्त्र अधिनियम में थोड़े से इसने संशोधन किए थे। फर्स्ट समकालिक और पूर्ण जनगणना सन 1881 में रिपन के शासनकाल में हुई थी। स्थानीय स्वशासन का जनक भी रिपन को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोनों। हंटर कमीशन की बात करते हैं। हंटर कमीशन सन 1882 में आया था, जो कि शिक्षा से संबंधित है। अच्छा, शिक्षा से संबंधित इस प्रकार है कि इसमें मतलब हंटर कमीशन में भारत में जो शिक्षा की स्थिति थी ना, उसका आकलन किया गया था कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग कहाँ तक पढ़े हैं, किसको क्या आता है, इस चीज़ का। और फैक्ट्री अधिनियम भी सन 1881 में रिपन के शासनकाल में ही आया था। सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट वो दो पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट ही लिखे हुए हैं इसमें। वॉरेन हेस्टिंग की बात करते हैं। सन 1773 से सन 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग का शासनकाल रहा था, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। और रेगुलेटिंग एक्ट सन 1873 में आया था। किसके शासनकाल में आया था? वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में आया था।
रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 में आया था वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। इसका एक उद्देश्य था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसके कामकाजों को विनियमित किया जाए, उतना ही किया जाए, और जो भ्रष्टाचार करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसको थोड़ा कम कर लिया जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम कर लिया जाए, ऐसा इस एक्ट का वो था। लेकिन लगता नहीं है कि हुआ होगा। पिट्स इंडिया एक्ट भी सन 1784 में इसी के शासनकाल में आया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं, सन 1775 से सन 1782 तक आया था, जिसके बदले सालवाई की संधि हुई थी सन 1882 में। अब सालवाई की संधि हुई है तो एग्जैक्टली आप समझ ही सकते हो कि अंग्रेजों की जीत रही होगी, तभी सालवाई की संधि हुई है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं। अच्छा, ये प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ था? तो इसमें हम चलो बीच के अंग्रेज तो थे ही, दूसरी साइड की बात करते हैं तो उसमें मराठाओं के साथ हुआ था। मराठा उसमें लिखा भी है। चलो, मराठाओं की ओर से नेतृत्व किसने किया था ये मुझे बता देना आप, ठीक है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1780 से सन 1784 तक हुआ था, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली का मृत्यु होने के बाद उसका जगह पर रिप्लेस हुआ था टीपू सुल्तान आया था, ठीक है। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सन 1784 में हुई थी। अच्छा, सालवाई की संधि करिए, सॉरी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठाओं का नेतृत्व था वो कर रहे थे महादजी सिंधिया जी, ठीक है। काइनवालिस की बात करते हैं। काइनवालिस सन 1786 से 93 तक रहे थे, जिसमें भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है इन्हें। भारतीय सिविल सेवा को तो आप समझ ही सकते हो, हर कोई जानता है, यूपीएससी पीएससी आज के टाइम पर होती है। इनको जनक कहा जाता है। काइनवालिस को इन्होंने दरोगा प्रणाली स्टार्ट की थी। दरोगा प्रणाली क्या होती थी? जैसे कि इस टाइम की बात करते हैं तो इस टाइम में जो प्रत्येक स्टेट होता है ना, चलो छोटे जिले होता है ना, जिले की मैं एक हर जिले के अनुसार बता रही हूँ। इस टाइम का जिला, उस टाइम का उतना ग्रामीण क्षेत्र या एरिया हुआ करता होगा, उसमें एक पुलिस स्टेशन स्थापित कर दिया था। तीसरा मैसूर युद्ध की बात करते हैं, सन 1790 से 92 के बीच हुआ था। इसके बदले में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। स्थायी बंदोबस्त सन 1793 में हुआ था और काइनवालिस की मृत्यु भारत में ही हुई थी और इसका मकबरा भी बना हुआ है बाकायदा गाजीपुर में, ठीक है। जौनसोर की बात करते हैं। जौनसोर कुछ ही मंथ्स के लिए आ पाया था। जौनसोर सन 1798 से आया था, सन 1798 ही निकल लिया था। उसके बाद आता है बेलेजली सन 1798 से 1805 तक। इसके टाइम पर सेकंड मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 के बीच में। 1803 से 1805 के बीच में इसमें सेकंड मराठा युद्ध हुआ था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा जो रियासतें थी उनके बीच हुआ था। क्योंकि मराठा अब इतना ताकतवर नहीं था तो सारे लोग 5-6 लोग आपस में मिले थे। आपको मैंने एंड में भी बताया था उस टाइम पे, जैसे कि इंदौर में कौन सा है वो, होलकर वंश, सिंधिया वंश, ये सारे मिले थे। उसके बाद पंच है, उसके बाद यह युद्ध हुआ था जिसमें बहुत सारे आते थे। तो इस एक साइड तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरी टाइप झांसी, नागपुर, ये सब थे। और फोर्थ मैसूर युद्ध की बात करते हैं, सन 1799 में हुआ था, जो कि टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। फोर्थ मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बीसन की संधि की बात करते हैं। बीसन की संधि हुई थी इसके बदले में सन 1802 में, जो कि बाजीराव द्वितीय के द्वारा की गई थी। इस टाइम बाजीराव द्वितीय थे वहाँ पर। हेंगस्टिंग की बात करते हैं। सन 1813 से 23 के बीच रहा था। तीसरा मराठा युद्ध हुआ था सन 1817 से सन 1819 तक के बीच में। इसके बदले में एक काम किया था इन्होंने, हार तो गई थी। इसके बाद इन्होंने जो बाजीराव द्वितीय थे उनको एक छोटा सा क्षेत्र दे दिया गया था। मराठा का एक क्षेत्र हुआ करता था छोटा सा, बिठूर दे दिया गया था। वो वहाँ पर शासन कर सकते हैं ये कह के, और शासन के नाम पे सिर्फ उनको गद्दी दी गई थी कि तुम राजा के तौर पर इस गद्दी पर बैठ सकते हो, लेकिन बाकी सारे काम अंग्रेज करते थे। यानी कि कह सकते हैं कि उन्हें एक कठपुतली राजा बना के बिठूर में स्थापित कर दिया था, ये समझ लो, बिठा दिया था बिठूर में। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था सन 1814 से 16 तक। इसके बदले में सागौल की संधि हुई थी। रैयत वाणी प्रणाली सन 1820 में इसी के शासनकाल में आई थी। हेक्टर मुनरो और लीड लेके आए थे इसको। मिंटो प्रथम ने अमृतसर की संधि की थी सन 1809 में। क्यों की थी? क्योंकि यह रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें ये जीत गए थे, तो उन्होंने अमृतसर की संधि की थी सन 1809 में। मिंटो का शासनकाल 1807 से 1813 तक रहा था। ऑकलैंड की बात करते हैं। सन 1836 से सन 1842 तक प्रथम अफगान युद्ध हुआ था सन 1838 से 42 तक, जिसमें रणजीत सिंह के निधन हो गया था। अफगान भी हार गए,
और क्या कहते हैं जो सिख थे वो भी हार गए और मराठा भी हार गए। तो अंग्रेजों का अपने आप में वर्चस्व इतना बढ़ता गया बहुत ज़्यादा। एक्चुअली बात तो ये थी कि मुगल एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गया था ना, सबसे बड़ा एम्पायर वही था उस टाइम का। हार्डिन प्रथम की बात करते हैं, सन 1844 से 48 तक रहा था इसका शासनकाल। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था सन 1845 से 56 तक, जिसके बदले में इन्होंने लाहौर की संधि की थी कि भाई लाहौर दे दो हमें। तो अब कैनिंग सन 1856 से 1857 तक रहा था, जिसके टाइम पे सन 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके किसका शासन, ब्रिटिश साम्राज्य का शासन आया था, सीधा राजा रानी का शासन आया था। और भारत का प्रथम वायसराय 1857 के विद्रोह के बाद ही भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ था करते थे, उनका पद स्थापित करके वायसराय का पद स्थापित किया गया था इन्होंने। सन 1858 भारत शासन अधिनियम आया था, जिसमें वायसराय को का पद सृजन किया गया था कि वायसराय हुआ करेंगे। और इसकी बात करते हैं आईपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी उस टाइम मतलब कैनिंग के टाइम पे आई थी, लेकिन आईपीसी क्या बताऊं, चलो इसका फुल फॉर्म। आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता होता है जो उस टाइम पे आया था। और सीआरपीसी की बात करते हैं तो दंड प्रक्रिया संहिता होता है। डफरिन की बात करते हैं तो डफरिन के टाइम पे कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है। कर्जन सन 1899 से 1905 तक रहा था। भाई इसने तो बंगाल का ही विभाजन कर दिया, कुछ और तो और। इसके टाइम पे बंगाल का विभाजन हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था कर्जन के टाइम पे। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ऐसा था कि जितने विश्वविद्यालय थे ना उनको स्थापित किया, और उसमें उसने ये देखा था कि मतलब जो पढ़ाई का लेवल है शिक्षा का वो कैसा है। तो इसने इस पे जोर दिया था कि जो शिक्षा है वो सर्वश्रेष्ठ दी जानी चाहिए विश्वविद्यालयों में, जो कि इसने बहुत अच्छा काम किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लेके आया था वो। कलकत्ता निगम अधिनियम भी इसके टाइम पे आया था। कर्जन किचनर विवाद भी इसके टाइम पे हुआ था। कर्जन किचनर क्या है विवाद, एक्चुअली कर्जन यहाँ का वायसराय था इंडिया का, और जो किचलर था वो जो ब्रिटिश हुआ करते थे, ब्रिटिश क्या जब भारत ही ब्रिटिश है एक तरह से तो छोड़ो से, जो कि भारतीय सेना का कमांडर हुआ करता था, कमांडर इन चीफ हुआ करता था उस टाइम पर। तो इसने जो कर्जन और किचलर के बीच विवाद हुआ था वो किस लिए हुआ था, तो यह सैन्य सुधारों के लिए हुआ था कि दोनों आपस में इस बात के ऊपर थे कि हम करेंगे। सैन्य सुधार थे और भारतीय सेना पर जो नियंत्रण था कि मेरा रहेगा, वो कहता था मेरा रहेगा, नियंत्रण को लेकर यह विवाद हुआ था, कर्जन किचनर विवाद, ठीक है। ओवापति मिशन की बात करते हैं तो इसे यंग हस्बैंड मिशन के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली ये यंग हस्बैंड मिशन है ना, वो एक व्यक्ति का नेम था जो कि फ्रांसीसी थे, उनका नाम था यंग हस्बैंड, ठीक है। तो उनके नाम पर इस मिशन का नाम यंग हस्बैंड मिशन पड़ा था। इसकी बात करते हैं तो कर्जन के समय पर जो जैसे कि अभी इंडिया है यहाँ चाइना था, तो ये चाहते थे इंडिया में तो हमारा कब्जा हो ही गया है, और इधर के एरिया में 7 सिस्टर्स बोलते हैं, उधर भी हो गया था। तो ये चाहते थे कि अब हम तिब्बत की ओर बढ़ें, और तिब्बत में उस टाइम फ्रांसीसी का अधिकार चल रहा था। तो तिब्बत जो कर्जन के समय पर जो तिब्बत में जो ब्रिटिश का जो प्रभाव था तिब्बत में उचित करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने एक समिति मिशन को वहाँ तिब्बत भेजा था कि हमारा नेतृत्व करेगा ही, किस लिए कि हमारा मतलब जो ब्रिटिश प्रभाव है उसको स्थापित करने के लिए। और जो वहाँ पर रूस का प्रभाव चल रहा था, एक्चुअली फ्रांसीसी बोल दिया मैंने, भूल गई थी, अब याद आ गया। उस टाइम रूस का प्रभाव चल रहा था कहाँ पर, तिब्बत वाले एरिया में। तो इंडिया ने अपने भेजा था उधर से, रूस का प्रभाव तो था ही था। तो जो रूस का जो कर्नल था ना, जो नेतृत्व करता था, वो उसका नाम था यंग हस्बैंड। तो उसके नाम पर ही इस मिशन का नाम यंग हस्बैंड पड़ा था। हार्डिंग द्वितीय की बात करते हैं, सन 1910 से 1916 के बीच हार्डिंग द्वितीय। इसके टाइम पर तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, जो कि राजा जॉर्ज पंचम के सम्मान में लगा था। इसके टाइम जो राजा जॉर्ज पंचम के सम्मान में लगा था, तीसरी दिल्ली दरबार में यह घोषणा की गई थी कि राजधानी को परिवर्तित किया जाएगा, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। लेकिन घोषणा 1 साल पहले की गई थी और राजधानी शिफ्ट 1 साल बाद हो पाई थी। मिंटो द्वितीय की बात करते हैं, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था सन 1906 में, जो कि आगा खां द्वारा किया गया था, और इसके टाइम पर सूरत का विभाजन हुआ था। चेम्सफोर्ड की बात करते हैं, सन 1916 से सन 1921 तक चेम्सफोर्ड का वो रहा था शासनकाल, जिसके टाइम पे भारत सरकार सन 1919 आएगा यहाँ, भारत सरकार सन 1919 में
आया था, उसमें 1919 आया था, उसी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसी के अंदर। और इसीलिए बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1919 में आया था। इसके टाइम पर रॉलेट एक्ट भी आया था। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट था जिसे हम एक अदर नेम के नाम से भी जाना जाता है, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश सरकार थी उसको किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए, मतलब बस उसे देखना है कि यह कुछ क्रांतिकारी गतिविधि कर रहा है या ब्रिटिश के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म ही हो गई थी, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ कुछ गलत कर रहा है, यदि उस शक के दायरे में भी है तो उसको पकड़ सकते हैं और 2 साल तक जेल में डाल सकते हैं। इस नियम के अधिनियम था, इसलिए इसे काला अधिनियम भी कहा गया था। और इसके जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके टाइम पे हुआ था। इस एक्ट के विरोध में ही शांतिपूर्ण सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में, लेकिन जब उसने देखा कि यह हमारे अगेंस्ट हो रही है तो जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दे दिए गए थे, जिसमें कई हजारों लोग मारे गए थे जो बेगुनाह थे। लीडिंग की बात करते हैं। लीडिंग सन 1921 से 1926 तक इसका रहा था। इसके बाद हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं जो कि डायरेक्ट पॉइंट है। सन 1929 में कांग्रेस ने लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। सबसे पहले कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना सन 1876 में आनंद मोहन बोस ने की थी। सन 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थी। दिसंबर सन 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता श्री अरविंद घोष ने की थी। श्री अरविंद घोष उदारवादी थे या उग्रवादी थे? आप बताना मुझे, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया था। लाहौर अधिवेशन के तहत पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा। असहयोग आंदोलन नागपुर अधिवेशन 1920 से स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना सन 1876 में की गई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी और किस चीज के प्रदर्शन के अगेंस्ट थे वो, मतलब कर रहे थे, तब उनकी मृत्यु हुई थी? आप मुझे बताना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य में स्वराज और स्वशासन का दावा सन 1905 में कांग्रेस के मंच से प्रस्तुत हुआ तो किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसके बाद हम देखते हैं बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन में देखते हैं, ये देख सकते हो पार्टीशन ऑफ बांग्लादेश क्या हुआ था 1905 में। जिस ट्रेन को व्यापार के लिए लाया गया था उस ट्रेन में अब व्यक्तियों का व्यापार किया जा रहा था एक तरह से, मतलब विलय हो रहे थे इधर से उधर। ये देखे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं ये। बंगाल विभाजन सन 1905 में हुआ था। सन 1905 में हुआ था, कर्जन के शासनकाल के दौरान हुआ था। कर्जन कब तक रहा था? 1899 से 1905 के दौरान वायसराय रहा था। फिर उसके बेचारा विभाजन करके ही चला गया। कितना बड़ा बंगाल था, उसको ईस्ट बंगाल और साउथ वो ईस्ट और वेस्ट में चेंज कर दिया था इसने। कर्जन की क्रांतिकारी नीतियों में बात करते हैं। कलकत्ता निगम अधिनियम आया था सन 1899 में। सरकारी गोपनीयता अधिनियम आया था 1904 में। और सरकारी गोपनीयता अधिनियम आया था 1904 में। इसमें जो प्रेस की स्वतंत्रता थी, फ्रीडम थी, उस पर थोड़ा सा उस पर अंकुश लगाया इसने, तथा आधिकारिक रूप से जानकारी प्रसार पर प्रतिबंध करना इसने स्टार्ट किया था कि भाई नहीं, जानकारी नहीं दी जाएगी आधिकारिक तौर पर। और ये बोल सकते हैं न्यूज़पेपर पर इसने कमांड लगा दी, क्योंकि इसे करना ही बंगाल विभाजन था। जब बंगाल का विभाजन करेगा तो लोगों के अंदर जो भी क्रांति है वो और ज़्यादा बहेगी और न्यूज़पेपर के माध्यम से बचे कुछ लोगों तक भी जाएगी, तो इसने इसको रोक लगा दी कि भाई रहने दो। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करते हैं, 1904 में आया था, जिसने विश्वविद्यालय की शिक्षा पर ध्यान दिया था। बंगाल विभाजन किया था सन 1905 में इसने। बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो राष्ट्रवादी गतिविधियों का तंत्र का केंद्र रहा था ये। इसने पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बदल दिया था। पूर्वी बंगाल मुस्लिम एरिया हुआ करता था, मुस्लिम को दे दिया। पश्चिम बंगाल हिंदू एरिया हुआ करता था, जो हिंदुओं के लिए दे दिया था इसने। और बाद में लोग ऐसे मुस्लिम इधर जा रहे थे, हिंदू इधर आ रहे थे, ऐसा होने लगा, इधर के मुस्लिम इधर, इधर के हिंदू इधर। बंगाल विभाजन का बात करते हैं तो बंगाल विभाजन में अंग्रेजों द्वारा दिया गया कारण ये था कि प्रशासनिक सुविधा नहीं है, मतलब क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस पर हम प्रशासनिक सुविधा बताया था कि क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम इसमें शासन नहीं कर पा रहे, शासन करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं इतने बड़े क्षेत्र में, इसलिए इन्होंने प्रशासनिक सुविधा का कारण बताया था। लेकिन वास्तविक कारण क्या था कि बंगाल को कमज़ोर करना था, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा एरिया था और जो भी व्यापार हुआ करता था या तो मुंबई या कलकत्ता उधर बंगाल में,
यही 2 क्षेत्र थे, तो उसको कमजोर करना चाहता था क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया था। ये देख रहे 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो कि बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता JP GK गोखले द्वारा की गई थी। स्वीकृति विभाजन विरोधी आंदोलन था, जिसमें स्वदेशी आंदोलन भी कह सकते हैं, जिसमें विदेशी वस्तुओं और उत्पादों का बहिष्कार किया गया था कि जो विदेशी वस्तुएं आई गई हैं उनका बहिष्कार किया जाए और अपनी देश की जो निर्मित हैं हथकरघा उद्योग वगैरह उनकी चीज़ों को अपनाया जाए अपने खुद के देशों की। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें 6 महत्वपूर्ण घटनाएं बोल सकते हैं, 6 महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ फंड दिए गए थे, जिसमें से स्वराज को एक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा पर ध्यान दिया गया था। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, जिसे सूरत स्प्लिट भी कहते हैं क्योंकि कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी, चरमपंथी और नरमपंथी के रूप में 2 चरणों में हो गई थी। 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के उग्रवादियों को निष्कासित करने के बाद उदारवादी उसमें रह गए थे। उदारवादियों द्वारा अपनाए गए तरीके कई थे, जैसे कि उदारवादी यानी कि नरमपंथी, जिसमें थे SN बनर्जी, KK मित्रा, GK गोखले। इनके विचार थे कि याचिकाओं या समाचार पत्र पुस्तिकाओं के माध्यम से हम मतलब ये तरीके इन्होंने अपनाए थे अपनी उसके लिए, मतलब क्या बताऊं, स्वतंत्रता के लिए या बंगाल के विभाजन के बदले में इनसे लोग जागरूक होंगे या इसके बदले ये होगा। ये शांतिपूर्ण रहना चाहते थे, शांति से ही अपना काम निकलवाना चाहते थे अंग्रेजों से, लेकिन जो उग्रवादी थे वो शांति से नहीं, वो उन्हें पता था कि अंग्रेज शांति से मानने वाले हैं नहीं, हम तो कैसे भी लेके रहेंगे, ठीक है, ऐसा उनका मानना था। चरमपंथियों द्वारा अपनाए गए तरीकों की बात करते हैं। चरमपंथियों में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र और अरविंद घोष थे। फॉर्म समिति स्वदेश बंधन समिति, जो कि अश्विनी कुमार दत्त द्वारा बारिसल में यानी कि अब बांग्लादेश में है, और राष्ट्रीय शैक्षणिक केंद्र बनाए गए थे। स्वदेशी या उद्यम स्वदेशी स्टील नेविगेशन कंपनी बनाई गई थी और तमिलनाडु में किसके द्वारा, चिदरम्मन पिल्लई के द्वारा बनाई गई थी। यह एक निवेश कंपनी थी, शिपिंग निवेश कंपनी थी, ठीक है। नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। युवाओं को आकर्षित करने के लिए इन्होंने संगठित करने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सवों का आयोजन फिर से किया था महाराष्ट्र में, और शिवाजी उत्सव का आयोजन सबसे पहले मराठाओं ने किया था उधर। तो वो किस लिए किया था आप मुझे बताना, मैं ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है। भारतीय शांति के जनक वैलेंटाइन चरोला के द्वारा कहा गया था इन्हें, भारतीय शांति का जनक कहा गया था इन्हें, इसलिए यह अपने इस जो टाइटल दिया था इन्होंने, इसके बदले यह ब्रिटेन गए थे बकायदा अपना केस लड़ने के लिए कि ऐसा मुझे क्यों कहा गया, ठीक है। समाचार पत्र की बात करते हैं, इन्होंने 2 समाचार पत्र थे, मराठा अंग्रेजी में था, केसरी मराठी में था, ठीक है। अरविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, तो अरविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1905 में ही जब बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम भारत माता की छवि चित्रित की थी। यह चित्र भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद का प्रतीक बना था। एक्चुअली पहले देखा जाए तो किसी भी चीज़ का कोई भी चित्र नहीं था, लोग या तो पत्थरों को भगवान मान के पूजा करते थे या उनकी जो थी किताबों में उस हिसाब से मानते थे, ठीक है, देखा करते थे, पर एक डायग्राम बोले चित्र था वो नहीं हुआ करता था, इसलिए भारत माता का चित्र बनाया था। अंग्रेजों ने इन चित्रों की स्टार्टिंग की थी, वो भी हिस्ट्रियों को पढ़ के, जैसे कि हम आज के टाइम पे शिव जी को देखते हैं तो शिव जी को देखा जाता है जिस तरह फ्रेम में, वो इस तरह नहीं थे, और उसमें भी उनको बहुत सभ्य और बहुत पैसा बनाया गया, बल्कि वो ऐसे नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा उनके बाल नीचे तक थे और वो उनके वेशभूषा इतना भयंकर वेशभूषा है ना, कभी कैसे बताएं, जैसे पुराणों में पढ़ के देखोगे शिव जी का क्या था, वो तो धीरे उन्होंने बनाया था, फिर उसके बाद उसमें और सुधार किया, उसके बाद जाके अब जो शिव जी की फ्रेम हमें देखने को मिलती है वो इस तरह होती हैं, बल्कि इस तरह नहीं थे, ठीक है। भारत माता की फ्रेम की बात करते हैं, तो सबसे पहले भारत माता की फ्रेम ये बनी थी, और जैसे कि हिस्ट्री थी उसको देख के पढ़ के, तो इसमें आप इनकी ड्रेसिंग सेंस देख सकते हो, उनके चेहरा
और उनकी जो हाथों में है वस्तु है उनको देख सकते हो। और आज की भारत माता से और इस फोटो की तुलना करके देखना तो कितना डिफरेंस है। अरे अब तो उनका ड्रेसिंग सेंस भी तो देखो, ट्री कलर्स में हो गया है, वाइट और ग्रीन और ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया है, और फ्लैग हैंड में, इसमें फ्लैग भी नहीं है। कितना मतलब चेंज हो गया है, हद से ज़्यादा। ठीक है, एकता दिखाने के लिए कई कार्य किए गए थे एकता दिखाने के लिए कई कार्य किए गए थे। लोगों ने एकता दिखाने के लिए एक दूसरे को राखी बांधी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत भी लिखा था, आमार सोनार बांगाल, जो कि अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। सुब्रमण्यम भारती द्वारा स्वदेश गीतम गाया गया था और लोगों ने वंदे मातरम गाया, लेकिन सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था उस टाइम पर, क्योंकि उन्हें तो विभाजन करना था। नेताओं की बात करते हैं तो नेताओं ने कहा, किस नेता ने कहा इसके लिए लोगों को उजागर किया था, तो पूना और बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक ने के द्वारा, दिल्ली में सैयद हैदर रजा के द्वारा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा और पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा। इसके बदले में अंग्रेजों ने क्या अपनाया था? अंग्रेजों ने इसके बदले में गाजर और छड़ी का मॉडल अपनाया था, जिसका मतलब होता है यदि तुम अंग्रेजों की बात मानते हो, अंग्रेजों का साथ देते हो, तुम्हें गाजर यानी कि पुरस्कार दिया जाएगा, इसके बदले में प्राइस दिया जाएगा। और यदि आप नहीं मानते हो तो छड़ी का मतलब तो आप समझ ही सकते हो, दंड, यानी कि आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। इस मॉडल को अपनाया गया था। मुसलमानों की प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो मुसलमानों ने विभाजन विरोध का समर्थन ही नहीं किया था इन्होंने, और बदले में मुस्लिम लीग का और गठन कर दिया। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। किसने किया था? नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। मुसलमानों की प्रतिक्रिया की बात करते हैं, अपने साथ मत जोड़िए हमको, ये उनकी प्रतिक्रिया रही थी, भाई हमें अपने साथ मत जोड़ो, हम तो अलग हैं। भारत सरकार अधिनियम 1909 की बात करते हैं, जिसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया था। किसने? मिंटो ने बनाया था। मिंटो ने उनका और समर्थन किया कि बच्चा कुचा समर्थन मिंटो ने कर दिया कि लो भाई आपके लिए अलग से निर्वाचन। इसलिए पहले उन्होंने बनाए, बंगाल विभाजन हुआ था, फिर मुस्लिम लीग बनी थी, मिंटो ने आके और बाकी सब कुछ अच्छा कर दिया कि लो। वायसराय कार्यकारिणी परिषद, इसका एक ही उद्देश्य था कि इंडियंस ने वो करवा दिया उन्होंने फूट, अगर इंडियंस एक हो जाएं तो उन्हें पता था कि कुछ कर बैठेंगे, इसलिए उन्होंने इंडियंस को ही अलग अलग कर दिया। वायसराय कार्यकारी परिषद की में एक भारतीय होगा, यह बात इसमें आई थी मार्लो मिंटो सुधार में। तो प्रथम भारतीय कौन चुने गए थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को चुने गए थे। और सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? मिंटो को कहा जाता है। ठीक है, मजा नहीं यार। विभाजन का निस्त्रीकरण की बात करते हैं। सन 1911 में हार्डिंग द्वितीय उस समय वायसराय थे, तो दिल्ली दरबार तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था इनके टाइम पर। किंग जॉर्ज पंचम का अभिषेक हुआ था उस टाइम पर। सन 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। घोषणा कब की गई थी? 1911 में। जो मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था आपसे कि 1900 करके कुछ आगे, आप बताइए कि मतलब घोषणा कब की गई थी? 1911 में की गई थी, और राजधानी शिफ्ट करते करते 1 साल लग गया था, सन 1912 में हो पाई थी। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करते हैं तो 1902 में अनुशीलन समिति बंगाल में बनी थी सतीश चंद्र बासु द्वारा। सन 1890 में शिवाजी गणपति उत्सव आयोजन किया गया था, किसके द्वारा? अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, सन 1897 चापिकर बंधु थे, 2 भाई हुआ करते थे, या दामोदर हरि चापिकर और बालकृष्ण चापिकर, जिन्होंने 22 जून सन 1897 में WC रेड की हत्या कर दी थी। दोनों ने मिलकर एक समझ लो रेड क्या जानोगे मतलब एक अंग्रेज की हत्या कर दी थी इन्होंने। सन 1899 पूना में सावरकर ब्रदर्स द्वारा मित्र मेला लगाया गया था। सन 1904 में बीडी सावरकर द्वारा मित्र मेला का जो अभिनव था वो भारत सोसाइटी में विलय कर दिया था। ठीक है, इसको ही विलय कर दिया गया था। क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियां रही थी। सन 1808 में अलीपुर बम षड्यंत्र हुआ था, जिसे मणिकटोला बम षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक हिंसा का षड्यंत्र रहा था, हिंसा के उसमें, जिसमें मुजफ्फरपुर के जो जज थे उनको मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन गलती हो गई। प्रॉब्लम ये थी, प्रफुल्ल चाकी के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, क्योंकि उनको एक्चुअली बम फोड़ते हुए किन्हीं लोगों ने देख लिया था और उन्होंने जाके अंग्रेजों को बता दिया था कि बम फोड़ा इन्होंने, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था,
जिसमें से प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली, बच्चे कौन, खुदीराम बोस या कनाइकल दत्ता, जिन्होंने उस गवाह को ही मार डाला जिन्होंने बम फेंकते हुए देखा था। लो बात ही खत्म, चला मुकदमा। क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करते हैं। सन 1905 में भारतीय स्वशासन और भारतीय सदन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। इनके द्वारा ही जनरल द सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सन 1909 में मदन लाल डिंगरा ने कर्नल बायली की हत्या कर दी थी। सन 1907 में मदन भिकाजी कामा विदेश की धरती पर पहली भारतीय ध्वज फहराने वाले भारतीय बने थे, जिन्होंने स्टटगार्ट जर्मनी में सबसे पहले इंडियन जो फ्लैग था उसे फहराया गया था। इन्होंने एक पत्रिका चलाई थी, वंदे मातरम पत्रिका थी उस टाइम। क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करते हैं तो सन 1915 में वायलिन समिति आई थी, जो कि वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा। सन 1913 में सैन्य फ्रांसीसी जिसका ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, यूएसए में था मुख्यालय, वहाँ पर इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी, जिसके लीडर्स की बात करती हूँ कौन थे, लाला हरदयाल, सोहन सिंह, भकना और पद्मानंद। ठीक है। कुमरा गाटू मारू घटना की बात करते हैं 1914 में। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। सिख व्यवसायी ने एक जापानी जहाज को पट्टे पर लिया और वैंकूवर कनाडा के लिए रवाना किया था। यात्रा कहाँ करनी थी, तो यात्रा घूम के होनी थी थोड़ा, पहले जापान जाना था, फिर हांगकांग जाना था, फिर सिंगापुर और फिर कनाडा जहाज को पहुंचना था। अंतिम कहाँ पहुंचना था, कनाडा, अमेरिका में। ठीक है। इसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। सन 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। आप मुझे बताओ द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। ठीक है। कोमागारू घटना की बात करते हैं तो इसमें जो कम से कम 200-250 के करीबन, शायद मैं शायद करके बोल रही हूँ, इतने सिख थे जिन्होंने एक जहाज को किराए पर लिया था और किराए पर लेने के बाद वहाँ उससे रवाना हुआ था सिर्फ कनाडा के लिए। ठीक है। किराए से लिया था। फ्यूल उस टाइम उतना ही हुआ करता था, खाना पीना भी उन्होंने उतना ही रखा था। सोचा था कनाडा जाएंगे तो वहाँ कुछ करेंगे और खा पी लेंगे, अच्छे से जीवन यापन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी उनकी, क्योंकि अंग्रेजों ने किसी को भी अच्छी हालत में छोड़ा ही नहीं था। ठीक ठाक हालत में भी नहीं छोड़ा था। मजदूरों पर मजदूरी इतना करवाते कि बस जान ही नहीं निकलती, बाकी सब कुछ निकल जाता। तो ये लोग शिप में बैठे, उसके बाद जहाज होते हुए कनाडा तक पहुंचा। वहाँ एक्चुअली अमेरिका में यह हुआ था कि कनाडा के पोर्ट पर शिप तो खड़ा था, लेकिन वहाँ शिप को अंदर आने की अनुमति नहीं दी थी कि पोर्ट पर ही खड़ा रहे। पोर्ट से अंदर जो भी लोग थे उनको आने की अनुमति नहीं दी थी। अब वहाँ जो लोग थे शिप में बैठे थे वो भूखे प्यासे रहने लगे। चलो प्यास के लिए समुद्र के पानी का यूज व्यक्ति कर भी सकता है, लेकिन भूखा व्यक्ति कब तक चलेगा। शायद 1 महीने तक जहाज वहीं खड़ा रहा, क्योंकि इधर इंडियंस में नहीं आ सकते, क्योंकि अंग्रेज उनके खिलाफ थे, उनको पता चल चुका था। इधर वहाँ नहीं आ सकते थे और उधर कनाडा उतरने नहीं दे रहे थे। अब उनका तो मरना और जीना बराबर हो गया। तो उन्होंने इतने सारे, उसमें जितने भी लोग थे उसमें से शायद मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर शायद 10-12 लोग ही बचे थे। बाकी सब लोग उसी पोर्ट पर, उसी शिप में सारे मर गए थे। फिर जो लोग बचे थे 10-12 के करीबन, उनको ही कनाडा फिर बाद में आने दिया था, अनुमति दी थी। और प्रथम विश्व युद्ध चलाई 1914 से 18 तक था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत रक्षा अधिनियम सन 1915 में आया था, जो कि गदरवादियों का दमन करना था, गदरवादियों का। बाद में स्थायी अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था इसको रॉलेट एक्ट से। सन 1914 में 3 खंड हुए थे, उदारवादी, चरमपंथी और क्रांतिकारीवादी। ठीक है। 3 खंड हुए थे। होम रूल लीग की बात करते हैं। सन 1916 में होम रूल लीग 2 बनाई गई थी। एक तो बीजी तिलक द्वारा, जिसका मुख्यालय पूना में है। दूसरी एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई थी, जिसकी बहुत ज़्यादा अधिक शाखाएं थी, इसलिए होम रूल लीग के लिए देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एनी बेसेंट को ही प्रेफर किया जाता है कि एनी बेसेंट ने बनाई थी। और इसका मुख्यालय मद्रास में था। इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलाई थी, नया भारत और साझा कल्याण। 2 पत्रिकाएं चलाई थी एनी बेसेंट के द्वारा।
लखनऊ अधिवेशन की बात करते हैं तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी, जिसमें जो गर्मपंथी उदारवादियों जो अलग हुए थे 1907 में सूरत अधिवेशन के तहत उनको अलग हुए थे, उनको कांग्रेस में पुनः शामिल किया गया था। लखनऊ समझौता सन 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त मांगे रखी गई थी, मानी गई थी। ठीक है, वन लाइनर्स क्वेश्चंस की बात करते हैं तो अंजुमन ए मुजिबान ए वतन एक गुप्त समाज था जो कि अजीत सिंह ने एक पत्र भारत माता प्रकाशित किया था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। अभिनव भारत सोसाइटी एक भारतीय स्वतंत्रता गुप्त सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। थैंक यू एवरीवन।